हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्वेश्चन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वहां पर मैंने इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेन इनको अच्छे से वहां पर मैंने किया था, समझाया था। वीडियोस अभी जो है सिर्फ हमारी वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर ही चल रही हैं। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 5 तक सोल्व किया है और अब पार्ट 2 में हम लोग 6 से लेकर के आगे तक के जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक मैं आपको मेरे अभी यहीं पर आई टैब पर मिल जाएगा और मेरी एंड स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। साथ में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस पार्ट 1 का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 7 8 9 ये चार जो क्वेश्चन है ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा, उसने बोला है कि प्रसार के अच्छे माप की विशेषताएं क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट क्या आता है कि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इस माप को, ये माप जो है सरल है और आसानी से समझ आने वाली भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका आता है कि बेस ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी ये पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास डेटा है उस पर आधारित होना चाहिए, ना कि कुछ सेलेक्टेड वैल्यू पर, यानी सभी पर ये आना चाहिए, जितने भी आंकड़े हमारे यहाँ पर बनते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि रिजिडली डिफाइंड, यानी इसकी परिभाषा निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। यानी स्पष्ट रूप में जो भी आपकी इसकी जो डेफिनेशन है वो उसमें सुचारू रूप से उसमें ये काम करनी चाहिए। तो मेजर की माप वो अच्छी बताएगा उसमें। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आपका आता है मैथमेटिकली ट्रैकेबल, यानी गणितीय जो गणनाएं हैं आपकी, यानी कि अलजेब्रा हुआ, कैलकुलस हुआ, स्टैटिस्टिक्स, इन जैसी भी हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उनमें ये उपयोग के योग्य होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू बोले तो बहुत हाई और बहुत लो, इन दो वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। तो अत्यधिक छोटा और अत्यधिक बड़े मानों पर ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है। सिक्स पॉइंट आपका कहता है कि कंपेरेबल, यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उनके बीच की जो तुलना है, इनकी जो कंपैरिजन है उसको करने में ये इजी होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाउ स्टैंडर्ड डेविएशंस फुलफिल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मानक विचलन इन विशेषताओं को कैसे पूरा करता है। भाई विशेषताएं तो ये उसमें होनी चाहिए, लेकिन वो इन सारे पॉइंट्स को किस तरीके से फॉलो करेगा। इन सारे अच्छे अच्छे जो माप है उनकी माप की जो पॉइंट्स हैं वो तो ये होना चाहिए, इनकी उस मेजरमेंट के अंदर हम लोगों के पास ये पॉइंट होने चाहिए, है ना। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात इसने जो पूछी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन पॉइंट्स को कैसे फॉलो करता है उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि सिंपल टू यूज, तो कैसे होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है ना वो सिस्टमैटिक है, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप उसमें हो जाती है। तो यानी कि इट इज द सिस्टमैटिक एंड कैलकुलेबल, यानी सिस्टम। आप जब इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बात ही करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स की, तो जब आप वहां पर देखोगे ना तो आपको मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपको वहां क्वेश्चन किया जाएगा। वहां पे ऐसा कुछ नहीं कहीं से कुछ भी कर लिया, नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फॉर्मूला भी बहुत सिस्टमेटिक है और कैलकुलेशन भी इसकी भाई जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपकी होगी। सेकंड पॉइंट कहते हैं कि बेस्ड ऑन ऑल डाटा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सभी ऑब्जर्वेशंस को ये शामिल करता है। ठीक है ना। इट्स कंसिडर्ड एवरी डेविएशंस फ्रॉम द मीन। थर्ड पॉइंट इज रेजिड डेफिनेशंस, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, यूनिवर्सल है पूरा का पूरा, यानी इट इज द डेफिनेशन, इट्स डेफिनेशन इज एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कि इसको ये पूरा स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट इज मैथमेटिकली यूनिटली, तो क्या कह रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो उपयोग है वो हम कोरिलेशन में करते हैं, रिग्रेशन में भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जितनी होती है उन सब में ये चीज की जाती है, यानी कि इट इज हाईली यूजफुल इन एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सब कुछ कंप्लीटली यूज होता है मैथमेटिकली पोर्शन में। फिफ्थ पॉइंट आपसे इसमें कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मैंने भी क्या बताया था आपको कि बहुत हाई और बहुत लो, ये दो जो पॉइंट्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती है, एक्सट्रीम वैल्यू होती है, यानी चरम सीमाएं। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस पर एक्सट्रीम वैल्यू का कुछ प्रभाव पड़ता है ना, पर ये मीन डेविएशन से तो अधिक साइंटिफिक है। मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना ये ज्यादा बेस्ट है किससे, मीन डेविएशन से।
इसमें एरर की संभावना रहती है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में एरर तो देखो सब आएगी, 100% तो कुछ भी ठीक नहीं होता, लेकिन जो एरर होगा उसमें कहीं ना कहीं बहुत तुल्य मात्रा में कम मिलता है आपको, है ना। 6 पॉइंट आपको कहता है कंपेरेबल, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो सीवी है आपका वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है, जो आपका सीवी होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि विचरण गुणांक। तो इसको निकाल करके हम आसानी से अलग अलग डेटा सेट्स की तुलना हम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि 10 हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कंपेरेबल अच्छे से है, यानी कि इससे हम तुलना आराम से कर सकते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट थे, ये हमारे इस पॉइंट्स को, यानी कि जो इन्होंने बोला है कि भैया अच्छे प्रसार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये विशेषताएं आपकी होनी चाहिए उसमें। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी विशेषताओं को कंप्लीट ये करता है। तो फाइनल लाइंस में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हेंस स्टैंडर्ड डेविएशंस फुलफिल ऑलमोस्ट ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेजर ऑफ द डिस्पर्शन which makes it the most reliable and scientific measure। मीन्स मानक विचलन जो है प्रसार के सभी जो माप हैं उनकी लगभग सभी विशेषताओं को पूरा कर रहा है, इसलिए हम इसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक तौर पर माप इसको हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आता है कई बार, ये थ्योरी में आता है, और ये आए हुए हैं क्वेश्चन, जो भी मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं वो सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उन्हीं का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है कि व्हाई इज स्टैंडर्ड डेविएशंस प्रिफर्ड इन स्टैटिस्टिक्स, यानी आंकड़ों में जो मानक विचलन है वो क्यों प्राथमिकता उसको दी जाती है। तो इस पर भी पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से करता है। तो पहला पॉइंट्स क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सभी ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होता है, अभी ऊपर हम लोगों ने इस पर बात भी की थी, है ना। यानी इट टेक्स एवरी डाटा पॉइंट इनटू अकाउंट्स नॉट जस्ट ए फ्यू वैल्यू, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं ना सभी के सभी उसमें यूज होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू उसमें छूट जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहता है कि मैथमेटिकली साउंड, यानी ये गणितीय रूप में सटीक होता है, ट्रैकेबल है, यानी कि जो एल्जेब्रा हुआ, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, इन जैसे जितने भी हमारे पास मैथमेटिकली पॉइंट्स होते हैं उन पर ये अच्छे से वर्क करता है, वहां इसका हम लोग यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट इज यूनिट कंसिस्टेंसी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मूल यूनिट्स में व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन आसान होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, साइंटिफिक है एंड लॉजिकल है, यानी कि ये केवल जो है डेविएशंस के सिंपल एवरेज जैसे कि मीन डेविएशन जो है हमारे पास उससे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस को ये बैलेंस कर लेता है। पता है मैं मीन डेविएशंस में क्या होता है, आपके पास फॉर्मूले में मॉडुलस आ जाता है, तो मॉडुलस जो आपकी जितने भी नेगेटिव वैल्यू जो होगी उसको तो खा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को तो ये पॉजिटिव बना करके दे देगा मॉडुलस, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशंस में क्या है, इसके फॉर्मूले आपके पास मॉडुलस आता ही नहीं, है ना। तो जब मॉडुलस नहीं है तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगे, तो मतलब क्या है कि दोनों में ये बैलेंस बना करके चलता है, यानी इट अवॉइड कैंसिलेशंस ऑफ द डेविएशंस बाय द स्क्वायरिंग देम बिफोर एवरेजिंग। फिफ्थ पॉइंट आपसे कह रहा है कि फाउंडेशन एंड एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैंडर्ड डेविएशन से कई महत्वपूर्ण कंसेप्ट जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जितनी होती है वहां पर इसकी अच्छी नींव होती है, यानी इट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, ठीक है। वहां सब पर मतलब इस पर ही आधारित है, कहीं ना कहीं हम लोग उसका यहाँ पर इसका यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जितने भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो मॉडर्न स्टैटिस्टिकल अंदर उस पे पॉइंट्स जो आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंपेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन यानी कि सीवी क्या होता है फॉर्मूला, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। क्या स्टैंडर्ड डेविएशंस को अगर हम मीन से डिवाइड करेंगे और उसमें अगर हम 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, निकाल के हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस की तुलना हम यहाँ पर आसानी से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। अच्छा ये तो हमारे पास होता है सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि इसे हम हिंदी में अगर गए तो विचरण गुणांक कहते हैं, है ना, विचरण गुणांक कहते हैं। एक होता है कि अगर मानक विचलन का अगर मैं गुणांक निकालूं, मानक विचलन का यानी स्टैंडर्ड डेविएशंस का, है ना, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एसडी, तो आपको वहां पर क्या करना है, सिर्फ एसडी अपॉन मीन, यानी कि सिग्मा को आप डिवाइड करेंगे मीन से,
नॉट मल्टीप्लाई 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास CV बन जाता है, यानी कि क्या बन जाता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आपके पास मानक विचलन का कोफिशिएंट बन जाता है, यानी कि मानक विचलन गुणांक बन जाता है ये, है ना, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एसिडी। समझ रहे हो बात? तो ये यहाँ पर एक पॉइंट था। खैर इन सब पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे, तो न्यूमेरिकल से पहले तो हम लोग उसके फॉर्मूलों को भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। वैसे ये पॉइंट मैं अभी आपको आगे भी बताने वाली हूँ। तो अगर इस क्वेश्चंस की हम लोग फाइनल लाइंस देखें तो वो क्या बनेगी कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रिफर्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट इज द बिकॉज इट इज कॉम्प्रिहेंसिव or mathematically reliable, unit consistent and form the basic of advanced statistics tools। यानी कि आंकड़ों में मानक विचलन को ये प्राथमिकता दी देता है क्योंकि यह व्यापक और गणितीय रूप से विश्वसनीय, इकाई संगत है और उन्नत जो हमारी सांख्यिकी है, यानी कि जो हमारी मॉडर्न एडवांस जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें ये अच्छी नींव उसमें ये रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ना काफी हद तक आपके मैच थे, क्योंकि 6 में तो आपसे क्या पूछ रहा था, 6 में ये पूछ रहा था कि अच्छे प्रसार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं हमने बता दी और उस विशेषताओं को एसडी कैसे फॉलो करता है। तो ये दोनों बातें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में आ गई है। 7th में इसने पूछा था कि मानक विचलन को यानी स्टैंडर्ड डेविएशंस को ही हम लोग ज्यादा प्राथमिकता क्यों देते हैं, मतलब हम एमडी को क्यों नहीं देते, मीन डेविएशंस को हम क्यों नहीं देते, हम लोग एसडी को क्यों देते हैं, तो क्यों देते हैं ये हमने रीजन यहाँ पर आपके बता दिए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्सन। ठीक है, यानी कि परास और सापेक्ष परास के माप में आपको अंतर बताना है और मानक विचलन से किस प्रकार से ये उसकी माप करता है। अच्छा, ये जो है ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजरमेंट, आप उसका लिंक देखो, इसी का ना मैं भी लिंक यहाँ को ऊपर आपको देखना, आप लोग मेरे आई टैब पर देख सकते हो। यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें मैंने इनको बताया हुआ, यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन एक वीडियो, उस पर ये जो टॉपिक है उसमें मैंने इसको कंप्लीट आपको अच्छे से बताया, वहां पर इसके फॉर्मूले भी बताया, इसको थ्योरेटिकल बेस पर मैंने बताया। तो ये क्या होता है इसको आप अभी यहाँ ऊपर आई टैब पर क्लिक करें और इस वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की कि इस परास और सापेक्ष परास के प्रसार के माप में अंतर आपको बताना है। तो अंतर की हम बात करें तो ये देखिए, पहले तो डिफरेंस जो आपको बताना है एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में, तो क्या कह रहा है देखो, हम लोग पॉइंट्स बना करके चले हैं। तो पहला पॉइंट आपका है कि डेफिनेशन, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट जो मेजर है यानी कि जो परास माप है आपका, वो क्या है कि एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डेटा, यानी कि मूल इकाइयों में एब्सोल्यूट आपका व्यक्त होता है, जबकि रिलेटिव क्या होता है, ये यूनिट फ्री होता है, इसमें इसकी कोई इकाई नहीं है, कोई यूनिट इसकी नहीं है। दूसरा क्या है, ये रेशियो में आता है और परसेंटेज में आता है ना, ये आपका मेन होता है इसमें। अच्छा, इसका यूज जो है हम लोग एब्सोल्यूट का जो यूज होता है वो वास्तविक जो प्रसार है उसको बताता है, जबकि जो रिलेटिव है ये सिर्फ हमारी जो श्रृंखला बनती है ना उनकी तुलना करने के लिए काम आता है, यानी कि सिर्फ कंपैरिजन के में काम आता है, दो या दो से अधिक जो हमारी सीरीज होती हैं उनके कंपैरिजन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर रेंज आ गया आपके एब्सोल्यूट में, देखो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशंस है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है। और रिलेटिव में क्या आ जाएंगे, इन सभी के कोफिशिएंट आ जाएंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस, यानी कि सी। बात क्लियर है यहाँ तक? इन सबको ना मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया, आप जा करके भी देखें, आप वीडियो के बाद में आप देखें उस वीडियो को, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, मेरी एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा और मेरे अभी यहीं पर आई टैब पर भी आपको मिल गया होगा। तो लास्ट पॉइंट आपका आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो एब्सोल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो ये एब्सोल्यूट मेजर यानी कि परास माप है, और यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन ये सापेक्ष रूप में आता है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई बाई हम लोग अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि क्या होता है, सिग्मा अपॉन मीन आ जाएगा, तो इंटू 100, तो परसेंटेज में आ गया, सीधी सी बात है, रेशो में आ गया। तो ये यहाँ पर ये सिर्फ एक मेजर होता है हमारे पास एब्सोल्यूट में। चलिए अब इसने बात क्या बोली थी कि भैया मानक विचलन किस प्रकार से माप है, तो इसको भी देख लेते हैं। मानक विचलन एक परास प्रसार का माप है। ठीक है,
लेकिन इसका जो सापेक्ष रूप है वो सह परिवर्तन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन कहलाता है ना। मानक विचलन क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, क्लियर है बात। लेकिन अगर हम इसका कोफिशिएंट लें, एब्सोल्यूट है, और रिलेटिव में क्या कहता है, रिलेटिव में तो कोफिशिएंट निकालना होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है अगर हम उसका सापेक्ष निकालें तो, है ना। तो यहां देखिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्सन। तो पहली बात अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर का मतलब है कि प्रसार जो डिस्पर्सन है उसको वो उसी यूनिट में व्यक्त करे जिससे मूल आंकड़े आपके जो ओरिजिनल डेटा आपको दिया है वो उसी में उसको यूज करे। जैसे कि डेटा अगर आपका किलो में है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी किलो में ही आएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा के हर ऑब्जर्वेशन की मीन से डेविएशन को मेजर करता है, मीन से निकाला जाता है और रिजल्ट भी उसी यूनिट में ही आता है ना। तो ये सबसे अच्छा इसमें यहाँ पॉइंट बताया गया है। अच्छा, वाई इज एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट ही क्यों है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि एक तो सेम यूनिट है दोनों में, है ना। क्या क्या मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट की भी आपके पास यूनिट सेम होती है, इसने बोला कि यूनिट में व्यक्त करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी में करता है, यूनिट उसी यूनिट में देता है, तो सेम यूनिट है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है, एक्चुअल वेरिएबिलिटी है। तीसरा है कि नॉट यूनिट फ्री, यूनिट इसमें होगी, यूनिट फ्री तो ये होता ही नहीं है, और सेम यूनिट है। तो सेम यूनिट मतलब जो डेटा है उसकी इकाई जो होती है वो इकाई दोनों में सेम होगी। जैसे डेटा रुपए में है तो एसडी भी उसका रुपए में आ जाएगा, ये किलोग्राम में है तो एसडी भी उसका किलोग्राम में आ जाएगा, ये ग्राम में है तो ये भी आपका ग्राम में आ जाएगा, क्लियर है बात, यानी कि उसकी यूनिट आपका सेम होगा। एक्चुअल वेरिएबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये डेटा की वास्तविक वेरिएबिलिटी को दिखाता है, न कि उसके रेशियो या परसेंटेज को। भाई रिलेटिव जो है, रिलेटिव आपका जो डिस्पर्सन है वो क्या दिखाता है आपका, वो दिखाता है कि परसेंटेज को दिखाता है, रेशो को दिखाता है ना। जबकि जो आपका एब्सोल्यूट है ना वो रियलिटी को दिखाता है, एक तरीके से अगर मैं तो ये वास्तविकता को दिखाता है, वो किसी रेशो का परसेंटेज को नहीं दिखाता। सेम कंडीशन जो है ना आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन में भी होती है। थर्ड पॉइंट इज नॉट यूनिट फ्री। भाई डेटा जो है यूनिट चेंज कर दी गई है, अगर जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया तो एसडी भी उसी रेशो में बदल जाएगा। तो ये तो बात है कि इनकी सेम यूनिट रखता है दोनों के दोनों, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात है कि मानक विचलन जो है वो एक अच्छा प्रसार का माप है। ये पॉइंट है उसकी, बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन, यानी मानक विचलन और परिवर्तनांक के बीच में आपको संबंध बताना है, यानी रिलेशन बताना है। तो देखो सबसे बड़ी बात हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन बताना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन के बीच में। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो एक एब्सोल्यूट वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो एक एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी को दिखाता है, मीन से प्रत्येक वैल्यू के डेविएशंस का ये औसत होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना हमेशा डाटा की सेम यूनिट में होता है, जैसे रुपए के लिए अभी ऊपर हम लोग बात कर ही चुके हैं। और जो कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि परिवर्तनांक, यानी हम इसे यहाँ पर विचरण गुणांक भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विचरण गुणांक भी हम लोग इसे कहते हैं। जो सीवी है ये एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता है ना। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के रेशो को, मीन के रेशो से ही निकाला जाता है। और एक रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब अभी पर हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव, जो रिलेटिव डिस्पर्सन होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, उसमें क्या होता है, एक तो रेशो होता है ना। दूसरे क्या होता है, वो परसेंटेज को दिखाता है। दोनों चीजें इसमें, इसमें रेशो भी है और इसमें परसेंटेज भी है ना। तो ये बात है, तो ये परसेंटेज में भी आता है। और दूसरी बात है यूनिट फ्री इसमें आपका होता ही है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी के बीच में, तो सीवी जो है केवल स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा। इसलिए जब तक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप सीवी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आई है, क्या रिलेशन निकल के आया, यही तो रिलेशन निकल के आया है इसका, भाई यही तो रिलेशन इसका निकल के आया है कि जब तक आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा तब तक आप सीवी निकाल ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा इसके बीच में रिलेशन है ना। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। आगे देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल अगर मैं ले लूं, जैसे आपको मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, तो आपने डायरेक्टली निकाल लेना। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता तो आप निकाल पाते, आप निकाल ही नहीं पाते। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ने एब्सोल्यूट वेरिएशंस बताया है 10 मार्क्स, जबकि सीवी ने उसका रिलेटिव वेरिएशंस बताया 20%, ठीक है ना।
यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बता रहा था कि भैया 10 मार्क्स एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा था, आपको करेक्ट वैल्यू दे रहा था एकदम, लेकिन सीवी क्या बता रहे हैं आपसे, जो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन है वो क्या बता रहा है, वो उसकी वेरिएशन रिलेटिव वेरिएशन को बता रहा है कि भैया 20% में जाकर के हुए वो बात समझिए हो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मानक विचलन गुणांक जो है उसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन का गुणांक क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार। अभी ऊपर हम लोगों ने बात भी इस बारे में की थी, यानी कि अगर मैं कहूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास यहां से कि मानक विचलन को हम डिवाइड किससे करेंगे, माध्य से करेंगे, यानी कि औसत से करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है मानक विचलन गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं इसमें इसी में अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसी में मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस बन जाएगा, यानी कि विचलन गुणांक का सूत्र बन जाएगा। बात समझ में आई है। इसी क्वेश्चंस में अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई 100 की कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ, यानी सीवी बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है बात। चलिए यही बात आपको बतानी थी। देखो मैंने दोनों में बताया आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि दोनों की मेरे पास कंप्लेन आती है, हिंदी में बता दो मैडम, इंग्लिश में बता दो, है ना। तो आप देखो इंग्लिश में भी देख लो भैया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस क्या होगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार हो गया इनटू 100। तो जहां सिग्मा क्या आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस बोले तो मानक विचलन है, और एक्स बार क्या है आपके पास मीन यानी कि माध्य। बस ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करें इसके कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस की, क्या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड में क्या होगा आपके पास, कंबाइंड का मतलब कि भैया दो या दो से अधिक आपको वहां पे समूह गिवन होंगे, उनका मीन उनका मानक विचलन वहां पर दिया रहेगा, तो पूरा डेटा का एक ही मानक विचलन निकालना है आपको। जो वो एक निकलेगा ना उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त मानक विचलन कहते हैं। ठीक है ना, यानी व्हेन वी हैव टू एंड मोर ग्रुप्स विद देयर इंडिविजुअल मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस वी कैन कैलकुलेट वन ओवरऑल कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर ऑल एंटायर डेटा सेट। बात समझ में आई। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताया है, दोनों बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होगा, अगर आपके पास दो हैं, दो आपके पास ग्रुप है तो दो में आ जाएगा, दो से ज्यादा है तो उस हिसाब से उसमें प्लस होता चला जाता है ना। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भैया n1 ब्रैकेट लगाएंगे सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस x1 का बार माइनस xe का बार का होल स्क्वायर। ये याद कर लो बस एक। तो अगर मेरे पास 2 है, दो ग्रुप है, तो n2 इंटू बस यहाँ 2 कर दो, है ना, बाकी सेम रहेगा, यहाँ 2 कर दो। अगर तीसरा भी ग्रुप मेरे पास है तो यहाँ 3 कर दो भाई, यहाँ 3 कर दो भाई, और यहाँ 3 कर दो, है ना। तो अगर 3 है तो यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा n3। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना। तो इतनी सी काम यहाँ पर है, फॉर्मूले को इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देख भी लेते हैं कि भैया ये चीजें इसमें है क्या क्या, इसको भी पढ़ लेते हैं, पढ़ने से थोड़ा ना समझ में आ जाता है। देखो क्या क्या चीजें हैं ये देखते हैं। सिग्मा आपके पास क्या है, सिग्मा है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये 1 जो है वो पहले ग्रुप का है, जो सिग्मा 2 है वो दूसरे ग्रुप का है ना। x1 और x2 बार क्या है, x1 और x2 पहले और दूसरे समूह के औसत मीन है, क्वेश्चंस में दिया रहेगा, है ना। n1 n2 क्या है आपके पास, ये पहले और दूसरे समूह के जो अवलोकन है उनकी संख्याएं हैं, यानी कि टोटल संख्या जो उसमें दी रहेंगी वो है। और क्या बचा आपके पास, अच्छा ये वाला है और ये वाला दोनों सेम ही है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको जो संयुक्त होता है ना, कंबाइंड जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा तो यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और कंबाइंड है तो सी लगा दो, सिंपल सी बात है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके पास फॉर्मूला बना। अच्छा अब बात यहाँ पर आती है इस एक्स सी की, ये क्या है, ये कैपिटल एक्स सी बार क्या है, देखो ये क्या है आपके पास, आपको n1 गिवन रहेगा, n2 गिवन रहेगा, है ना, आपको x1 बार गिवन रहेगा, x2 का बार गिवन रहेगा, सब चीजें आपके पास गिवन होंगी। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ से n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार, आप इनको कैलकुलेट करके डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 से। बस जो वैल्यू आएगी वो आपकी x बार c बन जाएगी, बस काम पूरा हो गया। अब इससे आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे एग्जांपल, उससे समझ में आएगा कि भैया ये क्या मामला है। देखो जैसे कोई क्वेश्चंस मैंने लिया है, आपको ग्रुप हो गए एक दो ग्रुप हो गए, भैया ये आपको n1 दे दिया, ये आपको n2 दे दिया, ये आपको x1 बार दे दिया, ये आपको x2 का बार दे दिया। ये क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मींस द सिग्मा 1, दिस इज द सिग्मा 2। क्लियर है बात। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अभी ऊपर बात करिए, पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना पड़ेगा ये xc,
और एक्सी के लिए बात अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, यहाँ पर N1 ये ऊपर लिखा तो है अभी, ये वाला फॉर्मूला है ना, तो ये इसमें हम लोगों को वैल्यू में इसमें जो वैल्यूज है वो गिवन है वो हम इसमें रखेंगे। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपके पास कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, देखो ये रहा N1 कितना हो गया 50 है, x1 बार 30 है, ये 100 है और ये आपके पास 40 है ना। सारी बातें नहीं, इनके आपस में क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस कर दो, बस हो गया काम। ठीक है, फिर डिवाइड कर दोगे इनके सम से, इनके सम से, ठीक है ना, तो यानी कि 150 आ गया। कैलकुलेट करके क्या आ गया आपके पास, यानी ये आ गया आपके पास एक्सी का बार। अब क्या करना है, अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या कह रहा था आपको, आपको फॉर्मूले में देखो ये वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर ये देखिए जरा आप यहाँ पर, ये फॉर्मूला क्या कह रहा था आपसे, ये देखे x1 का बार माइनस एक्सी का बार, x2 का बार माइनस एक्सी का बार, क्लियर है। तो अब आपने एक्सी तो यहां से निकाल लिया, ये रहा एक्सी, अभी तो निकाला ना इस फॉर्मूले से, ये आपके पास एक्सी है। तो आपको क्या करना है, x1 में से एक्सी घटाना है, यानी ये आपके पास एक्सी है और ये आपके पास x1 है, तो 30 माइनस फला, तो ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई। तो x2 माइनस ये वाली वैल्यू हुई है ना, यानी 40 माइनस समथिंग, यू विल गेट 3.33। तो अब ये वैल्यू आपके पास जब निकली है तो फॉर्मूला क्या कह रहा था आपसे, फॉर्मूला तो आपसे ये कह रहा था कि भैया सिग्मा सी जो है आपके पास वो आएगा N1, ब्रैकेट लगाएंगे सिग्मा 1, यहाँ लगाएंगे हम लोग बड़ा ब्रैकेट है ना, ये सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट लगाया x1 का बार माइनस एक्सी का बार का होल स्क्वायर, ये आ गया। दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसी को 2 कर देंगे बस, तो आपके पास सिग्मा 2 का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे x1 का बार सॉरी x2 माइनस एक्सी का बार का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास N1 प्लस N2 और पूरे का अंडर रूट आप यहाँ पर लेंगे। तो आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है। देखो ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई, यहाँ पर N1 क्या है आपके पास 50 है क्या, N1 की वैल्यू देखो यहाँ पर टेबल में देखो अभी ये आ गई आपके पास टेबल, देखो N1 क्या है 50 है, N2 है 100, तो यहाँ देखो N1 की जगह आपके पास क्या रखा है 50 रखा है ना। अच्छा सिग्मा 1 स्क्वायर ही क्या आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया जी, और ये पूरी वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, बात समझ में आ गई। प्लस ये क्या है आपके पास N2, तो N2 क्या है आपके पास, ये रहा N2 भैया 100, तो यहाँ रखा आपने 100, ये आ गया सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 क्या है आपके पास, देखो ये रहा 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और फिर करेंगे इसका स्क्वायर, ये हो गया, और अपॉन आपके पास क्या है N1 प्लस S2 सॉरी N1 प्लस N2, तो 50 प्लस 100 क्या निकल गया आपके पास 150 हो गया। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया आपके पास देखो ये वैल्यू आपने स्क्वायर किया इसका, तो ये वैल्यू बन जाएगी, ये स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, और 5 का करेंगे 25 आ गया, 4 का करेंगे 16 आ जाएगा, क्लियर है। आपने इनको ऐड किया, उसमें सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लोगे, ये वैल्यूज आ जाएंगे, तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 6.65। तो यही जो अंतिम आंसर है आपका आपका जो निकल के आए, बस यही आपके पास संयुक्त मानक विचलन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस पूरे क्वेश्चंस में यही झमेला था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, ओके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।